गुड आफ्टरनून क्लास। मैं अजय सिंह। काफ़ी ठंडी हो रही है। आज आप लोगों के बीच में हम लोग अवध कोचिंग क्लासेस यूपीएसआई का बैच। यूपीएसआई में आपको ये देखना है कि हिस्ट्री के सवाल कैसे आते हैं और बड़ा मजे से इसको सॉल्व करना आपको है। बहुत जल्दी नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन को ठीक से, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ सब्जेक्ट हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। एक एक सवाल को ठीक से पढ़िए और उसको की पॉइंट, क्वेश्चन का की पॉइंट को अंडरलाइन करिए। क्या पूछ रहा है तब आप बात करिए इस पर, ठीक है। तो आज हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं कि सबसे पहले सवाल है कि भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल, आपको ध्यान रखना है, भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भूसंपत्ति है जो हो सकती है। पहली बात हमको यहां पर यह ध्यान रखना है, भारतीय क्षेत्र, किस क्षेत्र की बात करते हैं, भारतीय क्षेत्र की। ये आपको ध्यान रखना होगा, किस क्षेत्र की हम बात करेंगे तो भारतीय क्षेत्र की बात करते हैं। ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड कि उस समय ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत क्या चीजें हुआ कर रही थी राजस्व, ये की पॉइंट है। महल, महल एक राजस्व भूसंपत्ति है, डॉट 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 क्या हो सकती है। अब आपको इस पे आंसर करना है। कैसे करना है, केवल एक गांव के लिए महल, एक गांव या गांव का समूह, एक प्रांत या बड़ा क्षेत्र, धनी व्यक्तियों की भूमि। तो आपको एलिमिनेशन करना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस चीज को एलिमिनेशन करके सवाल को लगाना है कि ब्रिटिश भू राजस्व, सबको पता है तीन व्यवस्थाएं चलती थी। एक अस्थाई बंदोबस्त थी, अस्थाई बंदोबस्त के साथ साथ आप देखेंगे ये अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी। तो अस्थाई बंदोबस्त जो व्यवस्था थी वो भी देखा जाता भू राजस्व से संबंधित थी, रैयतवाड़ी भी व्यवस्था भू राजस्व से संबंधित थी और महालवाड़ी। तो रैयतवाड़ी मतलब प्रत्येक रैयत, प्रत्येक एक एक व्यक्ति से, अस्थाई बंदोबस्त ही एक जैसी व्यवस्था थी। लेकिन महाल, महाल मतलब पूरे एक गांव के समूह, पूरे गांव के समूह का रेवेन्यू कितना होता था उस हिसाब से देखा जाता था। इस गांव से हमें रेवेन्यू ब्रिटिश सरकार सोचती थी कितना लेना है। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भू संपत्ति है जो हो सकती है क्या, केवल एक गांव के लिए। ध्यान रखना, ये इसका आंसर सही होगा, केवल एक गांव। महाल मतलब होता है एक महाल मतलब एक गांव से रेवेन्यू जितना ब्रिटिश सरकार कलेक्ट करती थी उस प्रकार से हम देखते हैं कि महल एक गांव से। तीन अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, तीन व्यवस्थाएं चलती थी। कौन सी थी, स्थायी बंदोबस्त, ध्यान रखना है, स्थायी बंदोबस्त, एक स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी। दूसरी रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी एक, ये भी एक रेवेन्यू व्यवस्था थी। तीसरी व्यवस्था थी महालवाड़ी, कौन सी, महालवाड़ी, महालवाड़ी। ये तीन व्यवस्थाएं थी, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महाल। तो ये जो महाल है यही है, पूरे गांव का रेवेन्यू जो आता था उसे महालवाड़ी बंदोबस्त कहते हैं। ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ये तीन प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था हुआ करती थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है केवल एक महल, केवल एक या एकल गांव, अर्थात पूरे गांव का रेवेन्यू, इसीलिए एक या एकल गांव, एक किसी गांव का। तो इसमें एक गांव या गांव का समूह काट दीजिएगा, एक बड़ा प्रांत बिल्कुल काट दीजिए, प्रांत की कोई बात नहीं हुई। धनी व्यक्तियों की भूमि, अरे धनी व्यक्तियों की भूमि, इससे कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक, अब कहा किसकी बात आती है, कर्नाटक की बात है। 12वीं शताब्दी के दौरान कहां, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा लिंगायत आंदोलन का एक नेतृत्व किसने किया। तो आपको ध्यान रखना है कि 12वीं शताब्दी, भैया बहुत पीछे की बात है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में देखा जाता है वीर शैव परंपरा या लिंगायत जो है आंदोलन, ये एक धार्मिक स्वरूप को लेकर के खास करके आप देखेंगे कि ये जाति व्यवस्था
किस व्यवस्था को? जाति व्यवस्था को हिट करते हुए, जाति व्यवस्था पे ऊंच नीच का कुठाराघात जो था, उस समस्या को दूर करने के लिए वीर शैव परंपरा लिंगायत आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व एक नाम आता है, सुंदरा, काटिएगा, चिन्नम्मा बिल्कुल नहीं है, स्वयंवरधरा, ये बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जो देखा जाता है, इसका आंसर राइट होगा। अब ये है क्या, आपको ध्यान रखना है, ये एक कवि भी है, दार्शनिक थे, क्या थे? कवि थे और दार्शनिक थे। कवि हैं, दार्शनिक हैं तथा समाज सुधारक। ये ध्यान रखना, समाज सुधारक, कवि भी हैं, दार्शनिक भी हैं, समाज सुधारक हैं। इन्होंने जाति व्यवस्था का खंडन किया। तो क्या कहने का मतलब, ये जो एक जाति व्यवस्था का खंडन किया, किस व्यवस्था का भैया? जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था का खंडन किया। इन्होंने कहा ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जाति व्यवस्था का खंडन किसने किया था? तो बांसवाड़ा। और ये है क्या? एक कवि है, एक दार्शनिक है और एक समाज सुधारक भी है। कब ये किया है? 12वीं शताब्दी में किया है। और कहां? कर्नाटक में। वीर शैव परंपरा या लिंगायत संप्रदाय से ये संबंधित है। क्लियर है? ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट, 1849 में परमहंस मंडली, बहुत इंपॉर्टेंट, कब की बात हो रही है? 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहां की गई? आपको यह ध्यान रखना है कि परमहंस मंडली की स्थापना कहां की गई, तो आपको बताना होगा बॉम्बे में की गई थी। कहां की? बॉम्बे में की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और परमहंस मंडली की स्थापना आपको ध्यान रखना है किसने की है, तो दादोबा पांडुरंग। परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग किसने की थी? दादोबा पांडुरंग। एवं एक नाम और आता है दादोबा पांडुरंग के साथ साथ, एक नाम और आता है जिसका है दुर्गादास। क्या है? दुर्गादास। इन दोनों लोगों ने परमहंस मंडली की स्थापना की। और कहां की थी? आपको ध्यान रखना है, बॉम्बे में की थी। और परमहंस मंडली की स्थापना का उद्देश्य पूछा जाएगा तो ये भी सेम चीजें हैं। उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, जाति व्यवस्था का खंडन, जाति व्यवस्था का खंडन किया। तो जाति व्यवस्था का खंडन, ये आपको इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस है, देनी है इस सवाल को। परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग एवं दुर्गादास ने की थी। कहां की थी? बंबई में की थी। कब की थी? 1849 में की थी। कब की थी? 1849 में। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आपको ठीक से ध्यान रखना है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष में अपने प्रसिद्ध 14 सूत्र, मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष में अपने प्रसिद्ध 14 सूत्र मतलब 14 सूत्री कार्यक्रम, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 14 सूत्री कार्यक्रम या 14 सूत्री प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? बात यहां पर आती है कि 14 सूत्री प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो आपको ध्यान रखना है 14 सूत्री प्रस्ताव 1929। कब? 1929 में। जो 14 सूत्री प्रस्ताव था, ध्यान रखना है कि नेहरू फार्मूला के विरोध में लाया गया था। किसके? नेहरू फार्मूला के विरोध में, नेहरू फार्मूला के विरोध में। अब नेहरू फार्मूला ध्यान रखना है 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा?
मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आपको यहां पर ये चीजें ध्यान रखना है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष 14 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कब? आपको सीधे पता है, 1929 में। नेहरू फार्मूला, ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहरू फार्मूला के विरोध में प्रस्तुत किया था। कब? 1929 में नेहरू फार्मूला के विरोध में प्रस्तुत किया। तो नेहरू फार्मूला कब आया था? 1928 में। कब आया था? 1928 में। किसने प्रस्तुत किया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री जो कार्यक्रम था या 14 सूत्री जो प्रस्ताव था, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रस्तुत किया गया। 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरोध में? मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो नेहरू फार्मूला प्रस्तुत किया गया था उसके विरोध में। क्लियर है? नेक्स्ट, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहां की गई थी? तुर्की काट दो, ब्रिटेन काट दो, आयरलैंड काट दो, कहां की गई थी? आपको इसको ध्यान रखना है। ये भैया की गई थी यूएसए। यूएसए के भारतीय क्रांतिकारी गदर विद्रोह, गदर पार्टी की स्थापना 1913। कब? 1913। सैन फ्रांसिस्को शहर, सैन फ्रांसिस्को शहर कहां भैया? यूएसए में। सैन फ्रांसिस्को शहर यूएसए में इसकी स्थापना की गई थी सोहनलाल भाकना के द्वारा, सोहन सिंह भाकना के द्वारा। सोहन सिंह भाकना के द्वारा। तो गदर पार्टी के संस्थापक की बात आएगी कि संस्थापक, गदर पार्टी संस्थापक, तो आप बताएंगे सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको यहां पर ध्यान रखना है कि सोहन सिंह भाकना के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई सैन फ्रांसिस्को शहर, कहां? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कहां की गई थी? यूएसए में की गई थी। किसने की थी? सोहन सिंह भाकना ने की थी। कौन सा शहर था? सैन फ्रांसिस्को शहर था। कहां? सैन फ्रांसिस्को शहर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सीधे सवाल आता है यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिहर और बुक्का, देखो दक्षिण की बात आ गई, ये वही के नाम है। हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? बहुत इंपॉर्टेंट, यही विजयनगर साम्राज्य जिसका तुलुव वंश का शासक था केडी राय। मतलब ध्यान रखना है कि जो केडी राय था, बहुत कृष्णदेव राय, केडी राय मतलब कृष्णदेव राय, बहुत प्रभावशाली शासक था, विजयनगर से जुड़ा है। और विजयनगर साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। और हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है, कब? 1336। विजयनगर साम्राज्य, सवाल पूछा जाता किस नदी पर? ये तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। ये ध्यान रखना है कि विजयनगर साम्राज्य जो है किस नदी पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट, 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्षता किसने की थी? 1834 कब की बात है? 1834 की बात है। प्रथम विधि आयोग की स्थापना एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है लॉर्ड मैकाले। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको करना है किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले। इन्होंने विधि आयोग की स्थापना की, खासकर पे अंग्रेजी पर बहुत बल दिया। कहा था कि भारतीयों को हमें ऐसे तैयार करना है। एक जो विधि आयोग बनाया उसमें उस प्रकार के लोगों को रखा गया जो पूरी तरह से कि भारतीय जनमानस में अंग्रेजी का
जो फुट था कि अंग्रेजी पूरी तरह से समाहित हो और एक अंग्रेजी का जो एक अंग्रेजी भाषा है उसका सबसे बड़ा जो वर्चस्व बने वो हिंदुस्तान में भी बने। इसलिए बताया जाता है लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि रक्त और रूप से भारतीय हूं लेकिन विचारधारा अंग्रेजों जैसी हो। हांड मास का जो शरीर है ये भारतीय है लेकिन इनकी विचारधारा इनकी सोच अंग्रेजों जैसी हो और हमें ऐसे वर्क को तैयार करना है। लॉर्ड मैकाले के द्वारा फिल्ट्रेशन थ्योरी का सिद्धांत दिया गया। तो ध्यान रखना है फिल्ट्रेशन थ्योरी का सिद्धांत दिया था। फिल्ट्रेशन थ्योरी का सिद्धांत दिया। सीधे सवाल पूछा जाता फिल्ट्रेशन थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया है? लॉर्ड मैकाले ने दिया। कहा था निस्यंदन का सिद्धांत, इसको हिंदी में बोलेंगे निस्यंदन का। छन छन के एक ऐसे वर्ग को हम अंग्रेजी सिखाएंगे वो जो जा करके समाज में नई जनरेशन को भी शिक्षा देगा। सॉरी। फिल्ट्रेशन थ्योरी का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया। भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो क्या बताएंगे? लॉर्ड मैकाले। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि किसने की थी भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य, मतलब जिसका कोई जो भविष्य हो वो पूरी तरह से ध्यान रखना है अनिर्दिष्ट, जिसका कोई दिशा ना हो। भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य के स्वतंत्र उपनिवेश, उनकी कोई दिशा नहीं, उनकी कोई सोच नहीं, लेकिन हम अपनी सोच मतलब अंग्रेजों की सोच को आगे किस प्रकार बढ़ाएंगे, ये जो सेंटेंस है यह अंडरलाइन करना। अनिर्दिष्ट कि भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? तो क्या बताएंगे? लॉर्ड मैकाले। अंडरलाइन करिएगा, हाईलाइट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। किसकी बात करते हैं? लॉर्ड मैकाले की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लॉर्ड मैकाले की बात करते हैं। नेक्स्ट, सॉरी, किसकी बात करते हैं? लॉर्ड इरविन की बात करते हैं। मैकाले तुम पिछले क्वेश्चन में, इसके लिए अपने शब्द वापस ले रहा हूं। पिछले क्वेश्चन फिल्ट्रेशन थ्योरी में लॉर्ड मैकाले की बात आई थी। अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के लिए अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड इरविन। कौन है? लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट, 1950 में सर्वोदय योजना, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि सर्वोदय योजना कब? 1950 में। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर हमको एक सवाल पहले बनेगा कि सर्वोदय योजना का मसौदा या ड्राफ्ट या प्रारूप, कुछ भी बोल सकते हैं, कि सर्वोदय योजना का मसौदा या ड्राफ्ट या प्रारूप किसने तैयार किया था? तो आपको ध्यान रखना है, एक नाम आएगा जे.आर.डी. टाटा, जेपी नारायण, के.सी. नियोगी, एम.एन. राय। जेपी नारायण मतलब जयप्रकाश नारायण, ये आपको ध्यान रखना है। कौन है? जयप्रकाश नारायण। इन्होंने कहा था सर्व समाज में, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, कहने का मतलब है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी को सर्वोदय योजना ऐसा तैयार किया जाए जिसमें सर्व समाज को सभी चीजों में कार्यशैली, सब चीजों की जानकारी, हर चीज की बात उन्होंने की थी कि सभी को समान अवसर देने की बात की थी। तो सर्वोदय योजना का मतलब है समान अवसर प्रदान करना। क्या है? समान अवसर प्रदान करना। समान अवसर प्रदान करना सर्वोदय योजना का मूल उद्देश्य है, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो। और किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया। कब दिया? 1951 में दिया। किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया। कब दिया? तो 1951 में दिया। ये आपको ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जाहिर सी बात है कि सिविल सर्विसेज की बात आ गई। किसकी बात आ गई हुई है? सिविल सर्विसेज की बात आई है कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किससे जाना जाता है?
तो एक नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है भैया? तो आपको बताना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के प्रथम गृह मंत्री हुए। ध्यान रखना, भारत के प्रथम गृह मंत्री पूछा जाए तो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समय कौन है भारत के गृह मंत्री? माननीय अमित शाह जी। कौन है? माननीय अमित शाह जी। और पहले कौन थे? माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक पूछा जाएगा तो आप सीधे बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। शुद्धि आंदोलन किसने किया? सीधे सीधे आता है। शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तक पूछा जाए या शुद्धि आंदोलन का संचालन किसने किया? तो शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था? किस समाज? ब्रह्म समाज, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, सत्यशोधक समाज। तो ब्रह्म समाज। शुद्धि आंदोलन की बात आती है भैया तो आपको यह ध्यान रखना है कि शुद्धि आंदोलन का नेतृत्व आर्य समाज के द्वारा किया गया था और आर्य समाज का संस्थापक पूछा जाएगा तो आचार्य दयानंद सरस्वती। कौन है? आचार्य दयानंद सरस्वती। आचार्य दयानंद सरस्वती। तो शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया? ध्यान रखना है किस समाज के द्वारा? तो आर्य समाज। आर्य समाज का संस्थापक पूछा जाए तो आचार्य दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थापना कहां हुई? स्थापना कहां? तो आपको ध्यान रखना है बंबई में। स्थापना बंबई में हुई। क्वेश्चन नंबर 2। अब प्रश्न बनता है ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसको ध्यान रखना है कि ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया? आर्य समाज के द्वारा शुरू किया गया। शुद्धि आंदोलन का संस्थापक कौन है? आचार्य दयानंद सरस्वती हैं। आर्य समाज की स्थापना कहां हुई? तो आपको ध्यान रखना है बंबई में। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन है? भूदान विनोबा भावे। ध्यान रखना है भूदान आंदोलन के अग्रणी पूछा जाएगा तो विनोबा भावे। जो भूमिहीन थे, जिनके पास कृषि नहीं थी, उनको भूमि दान की गई थी और एक बड़ा आंदोलन चलाया गया भूदान आंदोलन। सीधे सीधे पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो आपको बताना होगा कौन? विनोबा भावे। भूमिदान की बात की जाती है, भूदान आंदोलन विनोबा भावे। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के शुभारंभ गंगटोक, नैनीताल, शिमला, देहरादून। प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहां से होता है? देहरादून से। कहां से होता है भैया? देहरादून से होता है। आपको ध्यान रखना है कि प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहां से हुआ? देहरादून इस समय कहां है? उत्तराखंड में। कहां है? उत्तराखंड। ध्यान देना कि प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कहां? देहरादून। कहां है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट
का संबंध थॉमस रो से था? सबसे पहला सवाल आता है कि शाही फरमान, शाही फरमान कौन ब्रिटिश सरकार जारी करती थी? ब्रिटिश साम्राज्य जो थी, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा जारी किया जाता था शाही फरमान। शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो एक राजदूत है, ध्यान रखना। थॉमस रो कौन है? एक राजदूत है। और थॉमस रो, सवाल पूछा जाता है किसके शासनकाल में भारत आया, तो थॉमस रो जो है, थॉमस जो रो है 1915, सूरत। कौन सी जगह? सूरत। सूरत कहां है? गुजरात। थॉमस रो जो है, उन मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो 1915 सूरत गुजरात आया। जो ब्रिटिश सम्राट, ध्यान रखना, जो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था। जेम्स प्रथम का राजदूत था। तो सवाल बनता है कि थॉमस रो कब आया? 1915 में आया। कहां आया? सूरत आया। सूरत कहां है? गुजरात। कौन था ये? ब्रिटिश सम्राट। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था। 1915 सूरत आया। अब प्रश्न बनता है किसके शासनकाल में? तो जाहिर सी बात है, शासनकाल की बात करते हैं, करेक्शन करिएगा, 1515, कौन सी, सॉरी 1615, करेक्शन कर लीजिएगा, 1615। शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? तो थॉमस रो का संबंध, ध्यान रखना है कि जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में भैया? जहांगीर के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आया? 1615 में। कहां? सूरत। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था। तो ध्यान रखना है कि सर थॉमस जेम्स प्रथम का राजदूत था, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था। 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार पहुंचा। सबसे पहले भारत कहां आया? तो सूरत। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस वर्ष विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956, सॉरी ध्यान रखना है 1856, आंसर मिल गया? हाँ, मिल गया। तो आपको ध्यान रखना है कि विधवा पुनर्विवाह 1856। निम्नलिखित किस वर्ष विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया? तो 1856। किसके द्वारा? किस समाज सुधारक के प्रयासों से? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का लाने का प्रयास ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, तो विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम पारित हुआ, किस समाज सुधारक के द्वारा प्रयास किया गया था? तो आपको बताना होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ये कब आया? 1856 में आया। कब आया? 1856 में आया। विधवा पुनर्विवाह, विधवाओं की दशा इतनी हीन थी, इसके विषय में आप कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, बहुत जटिलता थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शांति युद्ध की अनुपस्थिति में, शांति कामा युद्ध की अनुपस्थिति में, कि जब शांति हो, ध्यान रखना है कि जब शांति हो और युद्ध की अनुपस्थिति, युद्ध बिल्कुल ना हो, शांति युद्ध की अनुपस्थिति से अधिक है, शांति समझौता है, यह सामंजस्य किसने दिया था? तो आपको ध्यान रखना है कि ये मतलब एक किसी के द्वारा कहा गया वो शब्द है जिसके अंतर्गत आप ये सोच सकते हैं कि कोई थिंकर है, कोई बहुत काबिल आदमी है। सीधे आपको ध्यान रखना है, यहां पर आंसर टिक करना है, लैनी टेलर। और ये बिल्कुल इसको नोट पॉइंट में डाल लीजिएगा कि शांति युद्ध की अनुपस्थिति से अधिक, शांति समझौता है,
शांति युद्ध की अनुपस्थिति से अधिक शांति समझौता है, जो एक थिंकर हैं लेनी टेलर, उनके द्वारा कहा गया यह एक वक्तव्य है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है? नेक्स्ट 1448 कब की बात कर रहे हैं? 1498, सॉरी 1498। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन है? तो पीडीएफ पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, उसके बाद में फ्रांसीसी। सबसे पहले कौन आए हैं? तो आपको पुर्तगाली। ये कौन है यहां पर? भैया आपको सीधे टिक करना है कि 1498 में कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। वास्को डिगामा 1498 में आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री था। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा 1498 में आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री। और ये कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। किस बंदरगाह पे पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह आपको पता होना चाहिए कहां है? केरल में। तो 1498 में भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे वास्को डिगामा। और 1400 भारत पहुंचे यूरोपीय कौन थे? तो आप बताएंगे पुर्तगाली। क्लियर है? नेक्स्ट भूदान आंदोलन। भूदान जो आंदोलन है, आपको ध्यान रखना है, भूदान आंदोलन में आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया था? सीधे सीधे आपको बहुत ठीक से कि भूदान आंदोलन कब आरंभ किया गया था तो आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं विनोबा भावे के द्वारा, तो 1951। तो भूदान आंदोलन, भूमि को दान किया जाता था। जिनके पास बहुत ज्यादा भूमियां होती थी उनको विनोबा भावे का ऐसा चला कि जिसके पास बिल्कुल नहीं है उन लोगों को भी देखते हुए आप सहयोग की भावना प्रकट करिए और कुछ थोड़ा थोड़ा जमीन का टुकड़ा आप लोग दान कर दीजिए। जो भूमिहीन है वो भी अपना जीवन संचालित करने में एकदम सुगम रहे, है ना। नेक्स्ट सती प्रथा प्रतिबंध लगाने वाले बंगाल सती प्रथा विनिमय, बंगाल सती विनिमय 1829 को किसने पारित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसकी बात करते हैं भैया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कब? बंगाल सती प्रथा जो उन्मूलन है 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। सबसे बड़ा प्रयास राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। सबसे बड़ा प्रयास किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और जो उन्होंने जबरदस्ती सती कराई जाती थी और महिलाओं को जिनके पति नहीं रहते थे उन्हें सती कराया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। इस व्यवस्था को दूर करने का एक बड़ा प्रयास किया। कौन थे वो? क्या नाम था? राजा राम मोहन राय। एक समाज सुधारक थे। और किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड की बात करते हैं? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पीरियड की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट विधवा विवाह पर प्रतिबंध हटाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? सबको पता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था। और 1856 में जो पारित किया गया था उस समय देखा जाता है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल की बात होती है। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित होता है। समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के साथ ही चीजें की जाती हैं। तो क्लियर है दोस्तों, आज यहीं तक हम लोग, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे काम करेंगे और इसको बहुत ठीक से पढ़ना होगा। क्लियर है? थैंक यू क्लास।